बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और आज हफ्ते का पहला दिन भी है और आज के दिन का जो आगाज़ होना चाहिए वो एक अच्छी सोच के साथ होना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं तो हर चीज़ अच्छी होती चली जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, जब आदमी दुनिया से जाता है तो उसके माल के साथ कितने हुकूक मुताल्लिक़ हो जाते हैं। तो शरीयत मुतहरा का ये हुक्म है, जब आदमी दुनिया से चला जाए तो उसके माल में से सबसे पहले अगर कोई वारिस या कोई शख्स तजहीज़ व तकफ़ीन का ख़र्चा अदा न करना चाहे तो इस मरहूम के माल में से तजहीज़ व तकफ़ीन का ख़र्चा अदा किया जाएगा। तजहीज़ व तकफ़ीन का, कफ़न दफन का ख़र्चा सबसे पहले इस मरहूम के माल में से अदा किया जाएगा। ये इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि एक दिन आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। हमारे यहाँ ये होता है कि विरासत तकसीम की जाए, नहीं, सबसे पहले मरने वाले के माल के साथ जो 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं, सबसे पहले उसके माल में से दरमियाने दर्जे का ख़र्चा किया जाएगा, कफ़न दफन का। अगर कोई वारिस ना देना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी अहकामात शरइया पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। जी आमीन सुमा आमीन। और चलते हैं, नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करने वाले हैं। शहर में गैस बहरान जारी, CNG स्टेशन मुसलसल 3 रोज़ बंदिश के बाद आज खोल दिए गए। गैस प्रेशर में कमी के बायस घरेलू सार्फिन परेशान। कराची सी व्यू पर घोड़सवारी कराने वालों की एक और गैर मुल्की सियाह को लूटने की कोशिश। सिटी 21 की खबर पर एक्शन, घोड़े के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची वाले हो जाएं होशियार, सूरज आग बरसाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अशरफ खान साहब। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। जी अशरफ साहब, वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसा रहा अशरफ साहब वीकेंड आपका? हमेशा की तरह अच्छा, बच्चों के साथ एंजॉय किया। जो काम थे वो घर के करते रहे। पूरे हफ्ते तो ऑफिस के काम होते हैं, वीकेंड पे घर के काम होते हैं। चलें हम स्टार्ट करेंगे, चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। शहर में कराची शहर की बात करें तो मौसम तो शदीद गर्म हो गया है, लेकिन सुई सदर्न गैस कंपनी का जो निज़ाम है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और आज आपको बताएं कि 3 दिन CNG स्टेशन जो हैं वो बंद रहने के बाद आज सुबह 8 बजे से खोल दिए गए हैं। एक तरफ CNG स्टेशन के जो मालिकान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ घरेलू सार्फिन की अगर बात की जाए तो वो भी परेशान हैं, क्योंकि गैस प्रेशर में कमी के बायस छुट्टी के दिन भी जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे हबीब खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं। जी हबीब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? 3 दिन की बंदिश के बाद आज कराची शहर के तमाम CNG स्टेशन को खोल दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कराची समेत आज सिंध भर में तमाम तर CNG जो स्टेशन हैं उनको गैस की फराहमी बहाल की गई है। 3 रोज़ा बंदिश थी, जिसके बाद आज गैस की फराहमी जो है वो बहाल हुई है। जुम्मे की सुबह 8 बजे स्टेशन को बंद किया गया था और आज पीर सुबह 8 बजे जो है वो खोला गया है। स्टेशन की जो सूरत हाल है वो खासी अबतर दिखाई दे रही है और ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की जानिब से भी इस बात पर पशेमानी का इजहार दिखाई दे रहा है कि जो CNG सेक्टर है वो 2.5 महीने की तवील बंदिश के बाद
खोला गया था 15 फरवरी को, और उसके बाद से अब तक महीने में जो है वो 5 बार सीएनजी सेक्टर को बंदिश का सामना रहा है। 3 दिन के लिए बंद की जा रही है मुसलसल बुनियादों पर, जिससे जो ना सिर्फ सीएनजी सार्फिन हैं बल्कि जो सीएनजी का कारोबार करने वाले हैं, जो सीएनजी स्टेशन चलाने वाले अफराद हैं, वो इज़हार बरहमी करते दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि ऐसे हालात में कारोबार करना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। दूसरी जानिब जो सीएनजी सार्फिन हैं जो अपनी गाड़ियाँ सीएनजी पर चलाते हैं वो भी इस सेक्टर से खासे नाखुश दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने अब अपनी गाड़ियों से जो सीएनजी की किट्स हैं वो रिमूव करवा दी हैं, और उनका यही कहना है कि एक तो मुसलसल बंदिश का सामना है, और दूसरी जानिब जो सीएनजी की कीमतें हैं उनमें बेतहाशा जो है वो इजाफा हो चुका है, और उसके बरक्स पेट्रोल पर गाड़ी चलाने से रोज़ाना का जो कारोबार है वो जो है मुमकिन हो जाता है। तो एक बिगड़ती सूरत हाल पर तमाम तर जो सीएनजी सार्फिन हो या फिर जो सीएनजी एसोसिएशन ठीक है, हबीब खान साहब हमें अपडेट कर रहे थे सीएनजी स्टेशंस जो आज खुल गए हैं उसके हवाले से। और सीएनजी एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो बार बार सीएनजी स्टेशंस बंद होने और खुलने पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया है। जी अशरफ साहब, हर 4 दिन के बाद हम सुनते हैं कि 3 दिन के लिए सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए जाते हैं। गर्मी की अगर बात की जाए, सर्दियां ख़त्म हो चुकी हैं, ऑब्वियसली गर्मियों का स्टार्ट हो गया है, लेकिन स्वीस सदर्न गैस कंपनी के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आई अभी। जी, इसी की बुनियादी वजह देखें कि जब गैस का शॉर्टफॉल हुआ था, RLNG हम इंपोर्ट करते हैं वो हमने मंगाई नहीं, 14 वेसल मंगाने थे, 10 मंगाए, 4 का शॉर्टफॉल था। हाँ। जिसकी वजह से हमने 2.5 महीने के लिए सीएनजी बंद की सर्दियों में। हाँ। तब भी हम उसको कवर नहीं कर पाए। अब 2.5 महीने बाद जब खुली है तो जैसे हबीब खान बता रहे थे कि 5 हफ्ते से मुसलसल जो 3-3 रोज यानी 1 महीने में आपने 15 दिन सीएनजी बंद की, लेकिन तब भी आप किल्लत को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह यही है कि गैस पीछे से कम है, और जो गैस फील्ड से गैस आ रही थी उसको भी पूरा नहीं कर सके। इनकी 2 वजूहत हैं, जैसे हमने कई प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि जो स्वीस सदर्न गैस की जो सिस्टम है उसको बेहतरी करने के लिए इनको इक़दाम करने। गैस पाइपलाइन से लीकेज हो रही है 18%। उसके लिए आप जो हम रिपोर्टिंग करते हैं अभी तक कुछ इनको नज़र नहीं आ रहा है। हम बहुत सारे इलाकों की शिकायत भी की है जहाँ गैस लीकेज, हमने स्पॉट पे जाके हमने खबरें दी हैं, उनको हमने खुद स्वीस सदर्न गैस को बताया। लेकिन अगर आप सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, जो गैस लीकेज है और इतनी कीमती गैस आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी महंगी गैस आप इंपोर्ट करके ज़ाया कर रहे हैं, तो ये तो नाअहली है उस इदारे की। अब यहाँ पे उस नाअहली के चक्कर में जो इंडस्ट्री है, सनतकार हैं, सीएनजी सेक्टर आप कह रहे हैं अशरफ साहब कि गैस की शॉर्टेज की एक बड़ी वजह जो है वो गैस की लीकेज है जी। और उसके साथ साथ आपने इंपोर्ट नहीं की क्योंकि RLNG महंगी हो गई, और मुकामी जो गैस है उससे जो गैस फील्ड से प्रोडक्शन वो भी डाउन हो गई। तो आपको मजबूत प्लानिंग करनी थी। और आप पिछले देख रहे हैं कि सर्दियां जब शुरू हुई थी और नवंबर से ये सूरत हाल, अब हम मार्च में आ गए। अब आगे चल के क्योंकि जो सिस्टम है इसको अगर बेहतर नहीं किया गया तो गर्मियों में भी पहली दफ़ा होगा कि हमें ये बिजली का भी मसला आ सकता है, क्योंकि आपकी बिजली भी जो है आपकी फर्नेस ऑयल से भी बनती है, गैस से भी बनती है, तो इम्पैक्ट जो है आपको आगे भी नज़र आएगा। लेकिन वही एक सवाल, इदारे क्या कर रहे हैं? अब मुतलका वजारत हैं और तमाम जो स्वीस सदर्न गैस है, स्वीस नॉर्दर्न गैस है, मुल्क भर में जो गैस सप्लाई का सिस्टम जो निज़ाम देख रहे हैं, तो यहाँ सिंध की बात करें तो सिंध हुकूमत भी ये बार बार कह रही है कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त अगर हम देखें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है 65% जो गैस सिंध से निकल रही है। अब 65% निकल रही है तो सिंध को तो हिस्सा मिलना चाहिए ना उसका। और जो तरमीम है उसके तहत जो है कानून के तहत तो सूबे को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये सिंध हुकूमत वज़ारत तवानाई जो है सिंध के इम्तियाज से बार बार वो यही मुतालबा करते हैं जो शॉर्टफॉल है उसको भी पूरा किया जाए और सिंध को उसका हिस्सा दिया जाए। अच्छा, ये जो बाकी सूबे हैं, पंजाब की बात कर लें तो वहाँ पर गैस की शॉर्टेज नहीं है, वहाँ पर उन लोगों को गैस की जो डिमांड है वो पूरी सप्लाई हो रही है, सिर्फ सिंध वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आप कह रहे हैं? जी, ये जो सिस्टम मैं आपको समझाऊं कि ना हम RLNG इंपोर्ट करते हैं तो वो पंजाब के लिए आती है, लेकिन जो सिस्टम हमारा पूरा पाइपलाइन निज़ाम नहीं, तो वो जो गैस आती है वो सिस्टम के थ्रू SSG यहाँ के डालती है और यहाँ की जो गैस है वो पंजाब को दी जा रही थी। अब वो जो उसकी किल्लत है क्योंकि ये कह रहे थे आ रही है, लेकिन जो हमारी जो गैस उनको देनी थी, हमारा जो स्वीस सदर्न गैस जो सिंध में पूरा जो गैस देता है 1050 mm देता है, जबकि डिमांड है 1200 से 1250 चली जाती है। 200 mm CFD का शॉर्टफॉल है। उसकी वजह से ये क्या करते हैं कि वो एक दिन के लिए इतवार को बंद करते हैं, कैप्टिव पावर और इंडस्ट्री को गैस बंद करते हैं, साथ में CNG 3-3 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। अब जो ये सिस्टम है गैस लोड मैनेजमेंट, एक फैसला हो गया कि भाई अगर गैस कम हो लोड मैनेजमेंट से बंद करके हम उसको किल्लत को पूरा करेंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। आप देखें ना कि आप इलाकों में भी मतलब कि इवन कि अभी भी
डिफेंस और क्लिफ्टन में PCHS में वहाँ शिकायत थी गैस प्रेशर नहीं, गैस प्रेशर में कमी अब गैस प्रेशर नहीं है, खाना नहीं बनता है। आप बाहर जाएं तो LNG जो है जो हम लेते हैं, जो होटल इस्तेमाल, वो महंगी है, तो उसका खाना महंगा हो गया, हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है। तो इस वक्त आवाम जो है हर तरीके से, एक तो गैस नहीं है, और गैस नहीं है उसके बाद बिल भी आ जाता है। आप हैरान होंगी कि ना बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस ही नहीं आई है एक महीना। अच्छा, तो अशरफ खान साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं तो जो गैस के मंसूबे हैं जो कई सालों से पेंडिंग हैं, ईरान के साथ अभी हमारा कुछ मुआहदे और मंसूबे चल रहे थे, तापी एक मंसूबा था, उन सारे मंसूबों का क्या हुआ, या कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट जो कि शुरू हो हमारे जो जहाँ से हम गैस इंपोर्ट करें? देखें, आपने वो बिल्कुल सही कहा, ईरान के साथ हमारी जो थी बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई अमेरिका की जानिब से। तो वहाँ से हमें गैस, और बिल्कुल हमारा ब्रदर मुल्क है, बिल्कुल बॉर्डर से लग रहा है, तो हमें 1000 MMCFD बासानी, आपको RLNG भी मंगानी नहीं पड़ेगी। LNG के शिप्स आते हैं, 20 दिन 22 दिन में पहुँचते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके कुदरती गैस में कन्वर्ट करता है, वो उसको गैसिफिकेशन के बाद सिस्टम में देता है, वो आपको गैस पाइपलाइन लगा के कनेक्ट कर देगा, आपको हर वक्त गैस मिल रही होगी, उसकी कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन वो अभी रुक गया है वो मंसूबा, क्योंकि वो ईरान के साथ जो भी वो ईरान पे पाबंदियां थी, जैसे कि आपको पता है तेल और गैस उसको आराम से नहीं भेज, जैसे अभी रशिया पे लगी है पाबंदियां, उसमें बहुत पहले से है। अब यहाँ पे ये है कि हमें मुतबादल देखना। अच्छा, हम जिसके साथ मुआहिदा करने जाते हैं उस पर पाबंदियां लग जाती हैं। हाँ, मतलब ये तो आलमी उसका वो मामला है, लेकिन अगर हम बर वक्त, ये पहले भी हम बाटर ट्रेड से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, उनसे भी हमने सवाल किया था, उन्होंने भी एक मशवरा दिया था कि अगर हम डॉलर टर्म में अगर हम बाय सेल नहीं करते हैं, बाटर ट्रेड, हम उसको चावल दें, गंदम दें, ईरान को कुछ चीज़ें दें, हम सब्जी दें, उसके बदले हम वो ले सकते हैं, क्योंकि बाटर ट्रेड है कि मतलब आपने कोई चीज़ दी, उसके बदले आपने आप फिजिकल मतलब कैश नहीं ले रहे, डॉलर नहीं मिल सकते, क्योंकि डॉलर पे उस पर पाबंदी है उनके ऊपर। अब ये सब चीज़ें हैं। LNG की बात की गई थी, बहुत जल्दी गवर्नमेंट ने कहा था ऐलान कर देंगे, अब हम खुलेआम मतलब यानी कि ऑफिशियल हम इंपोर्ट करेंगे LNG। अब LNG तो आती है, लेकिन जो कुदरती गैस है या आपकी LNG है, वो अगर ईरान से आ जाए तो करीब भी है, तो आपकी जो किराया है, जो इतना लंबा शिपमेंट का 20-22 दिन का लगता है, वो नहीं लगेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब उसके लिए बड़े फैसले करने हैं, वो बिल्कुल अभी से ही कुछ प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि आज अगर आप लें तो नेक्स्ट ईयर जब सर्दियाँ आएंगी तो इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि हुकूमतें जो हैं उनको सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताएं कि जब से गाय में लंपी स्किन डिजीज़ आई है, उसके बाद जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं उसको पड़ लग गए हैं, और कराची में मुर्गी का गोश्त इस वक्त 500 से 580 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी सख्त परेशान है, उनका कहना है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट पर जो है मुर्गी की कीमत जो है वो गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। और उनका ये भी, उन्होंने अपील भी की है, शहरियों की अपील भी है हुकूमत से, ज़िले इंतज़ामिया से, कि जो मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि मुर्गी समेत तमाम अशिया ज़रूरिया उन्हें सस्ते दामों मिल सकें। और जी अशरफ साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त एक बीमारी आई जानवर में, लंपी स्किन डिजीज गाय, जिसकी वजह से गाय का गोश्त अभी लोगों ने फ़िलहाल इस्तेमाल करना छोड़ दिया, मुर्गी की कीमतों में पड़ लग गए। ज़िंदा मुर्गी की बात करें तो वो 340 रुपये फ़ी किलो है, और मुर्गी के गोश्त की बात करें तो 500 से 580 रुपये, मतलब हर इलाके में डिफरेंट रेट है ये मुर्गी का। जी, यहीं पे यहाँ पे इंतज़ामिया का काम है, इन्होंने अभी नए रेट भी जारी किए हैं, जबकि अभी जैसे आपने बताया कि 300-320 रुपये किलो ज़िंदा मुर्गी आप तोल के जब लेते हैं तो उसका ये रेट है, जबकि कमिश्नर कराची ने जो रेट निकाला है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इस वक्त जो बाज़ार में जो ज़िंदा मुर्गी जो गोश्त जो मिल रहा है 1 किलो, वो आप लें तो 500, कहीं 520, कहीं 540 रुपये, हर कोई अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है। अब ये सिस्टम है कि कमिश्नर कराची ने रेट जारी किया, उस पर अमल दरामद, तो कुछ हमें वीकेंड पे हमें आई थी कि कहीं कहीं एक्शन हुआ है, तो 3-4 जगह पे अगर एक्शन लेने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आवाम को इस वक्त जो है कोई, मतलब कि आप दुनिया में देखें कि कोई बीमारी आती है तो हर चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, प्राइस गिर जाती है। यहाँ उल्टा है, यहाँ अगर गाय और भैंस के उसमें अगर स्किन लिम्पी स्किन आ गई है तो आपने चिकन को महंगा कर दिया, बकरे में नहीं आई है तो बकरे का गोश्त आप हैरान होंगे 1600 रुपये किलो, यानी कि मतलब वैसे भी पहले 1200-1300 में गरीब आदमी लेते हुए सोचता था, अब वो तो ले ही नहीं सकता ना। अब मिडिल क्लास वाले भी लेते हुए आप 2 किलो भी गोश्त है 3200 रुपये का बकरे का गोश्त। हाँ।
तो बकरे में नहीं है ये बीमारी, तो बकरे का गोश्त भी इन्होंने 400-400 रुपये 300-300 रुपये महंगा कर दिया। कोई वजह नहीं है कि अचानक से इन्होंने ये आवाम पे ये महंगाई का बोझ। फिर आप चिकन पे बात कर लें, इस वक्त मार्च में हमेशा से अगर आप हिस्ट्री देख लें तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आती है तो उसकी कीमत गिर जाती है, यानी 250 रुपये 300 रुपये, मतलब इसके दरमियान 280 300 रुपये दुगनी कीमत हुई हुई है। अब दुगनी कीमत है तो कौन है इसको रोकने वाला, क्योंकि वफाक का काम नहीं है, ये सूबाई गवर्नमेंट में जो उन्होंने रखे हुए कमिश्नर, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, इनका काम है कि आप जो भी दुकानें हैं शहर में, 7 अजला हैं, 7 अजला में तमाम डीसीज हैं, वो जाएँ एक्शन लें उनके खिलाफ, और जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, और जो पीछे से बेच रहे हैं फार्म वाले वो जो इतना महंगा करें, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही आपका है कि आड़ती वाले बीच में कमा रहे हैं। ये जो मुर्गी फरोश हैं उनका ये भी कहना है कि जो दुकानदार हैं उन पे जुर्माना किया जा रहा है, जबकि वो कह रहे हैं हम जहाँ से मुर्गी खरीद रहे हैं हमें भी महंगो दामे मतलब महंगी मुर्गी मिल रही है, तो कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। देखें ये तो आप यहाँ से शुरू से है, और दुकानदार यही बोलते हैं मुझे पीछे से महंगा मिल रहा है। आपको एक इसकी मिसाल दूं, हमने कई बार जो सब्ज़ी मंडी के ऊपर काम किया है, जिसे फल का और ये सब्जियों का जो काम होता है, नई सब्जी मंडी जो हाईवे पे है, आप वहाँ इस वक्त वहाँ सिर्फ प्याज बताऊं, प्याज यहाँ पे इस वक्त बाज़ार में 40 रुपये 45 रुपये बिक रहा है, और वहाँ पे 20 रुपये 15 रुपये 18 रुपये। इसी तरह आलू है, तो डबल कीमत में ये बेच रहे होते, फिर बोलते हैं कि पीछे से महंगा मिल रहा है। अगर पीछे से महंगा मिल रहा है तो आप पीछे वालों पे ये एक्शन होता है, लेकिन ये भी अपना मुनाफा करते हैं। अगर वो चिकन दे रहा है, आप क्या समझती हैं कि 310 रुपये का किलो का अगर जिंदा वो दे रहा है तो वो कितने का बिक रहा है वो? बिल्कुल आपने सही कहा, नाजायज़ जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आवाम इस वक्त परेशान है उनको कुछ हद तक जो है रिलीफ मिल सके। और चलते हैं, आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि भारत से दोहा जाने वाली कतर एयरलाइन की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। PIA के इंजीनियर ने फ़नी खराबी दूर कर दी, तैयारे को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया। मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज में शिफ्ट किया गया था। मजीद जानते हैं, हमारे रिपोर्टर फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा क्या खराबी थी, कोई फ़नी खराबी हो गई थी तैयारे में जिसके बायस हंगामी लैंडिंग की गई कराची एयरपोर्ट पर? जी बिल्कुल, ये कतर एयरवेज का जो है पैसेंजर तैयारा था जो कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। इसमें कतर एयरवेज की परवाज नंबर है QR 579। ये दिल्ली से दोहा के लिए शेड्यूल थी। कप्तान को तैयारे के कार्गो होल्ड में कोई स्मोक सिग्नल मिला, जिसकी वजह से जो है वो तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। तो मैं आपको बताऊं कि इस तैयारे में 12 क्रू मेंबर थे, इसके अलावा 283 मुसाफिर थे, और ये जो है वो लैंडिंग कर दी गई इत्मीनान के साथ, और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया। तैयारे की मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद PIA के इंजीनियर ने की, और उसके बाद फनी खराबी को दूर करके तैयारों को उसकी मंजिल की तरफ भेज दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आपका अपडेट कर रहे थे हमें। भारत से दोहा जाने वाली एयरवेज में फ़नी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई थी, लेकिन अब चूँकि ख़राबी दूर हो गई और अब उसको मंजिल की तरफ जो है वो रवा कर दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और अब हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स की, जिनका मकसद बेसिकली ये है कि आवाम को रिलीफ मिल सके। रिलीफ इन द सेंस कि वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो जो रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ पर उसकी निस्बत थोड़ी कम होती हैं, लेकिन आपको बताएं कि आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई से ना बच सके। यहाँ पर भी घी और तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। फ़ी लीटर तेल 15 रुपये और फ़ी किलो घी 14 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद फ़ी लीटर तेल 411 रुपये से बढ़कर 426 रुपये और फ़ी किलो घी 401 रुपये से बढ़कर 416 रुपये तक पहुंच गया। 5 लीटर तेल के कार्टन की बात की जाए तो वो भी 75 रुपये महंगा हो गया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर गरीब आवाम को सस्ती अशिया की फरहमी के लिए बनाए गए हैं, या फिर
महंगाई के लिए। बात करेंगे इस हवाले से जी अशरफ साहब। पहले ही अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स की तो वो कराची के हर इलाके में मौजूद नहीं है, बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर हैं। वहाँ पर भी जब ये गरीब आवाम वहाँ पर रुख करती है कि चलो कुछ कम पैसों में चीज़ें हमें मिल जाएं, तो पहली बात ये कि वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, और अगर अवेलेबल होती हैं तो अब ये 15 रुपये घी पर बढ़ा दिए, तेल पर 14 रुपये घी पर बढ़ा दिए। जी पहले तो हम देखें किस किस्म का रिलीफ है ये? जी यूटिलिटी स्टोर क्यों बनाए गए थे, ये भी एक वजूहत हैं, क्योंकि गरीब लोग जो यौमिया उजरत पे हैं उनको सस्ती अशिया मिल सके। तो वो आप जाके देखें तो वहाँ पे चीज़ें ही नहीं होती हैं, कीमत तो बढ़ गई। अगर आप जाके देखें तेल, घी, चीनी, आटा, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मार्केट रेट पे ही मिल रही थी, क्योंकि वो मजबूर होता है, क्योंकि वहाँ पे वो कहता है अभी आई नहीं है। तो चीनी हो, आटा हो, तेल हो, घी हो, बाज़ार से लेता है। अब बाज़ार में आपको पता है मनमानी कीमत है, कोई फ़िक्स रेट तो है नहीं। अब यहाँ पे जैसे यूटिलिटी स्टोर की बात करें, मतलब फ़ी लीटर तेल, अब आपको पता है रमज़ान आने वाला है तो तेल ज़्यादा इस्तेमाल, 15 रुपये छोटी मोटी बात नहीं है जी। यानी पहले हम सुनते 2 रुपये 3 रुपये ऐसे बढ़ता था, 15 20 रुपये पड़ रहे हैं। अब इस वक्त जो है 426 रुपये, मतलब ये यूटिलिटी स्टोर बाजार में अगर आप देखें 460 470 रुपए का हो गया। अब ये इन्होंने कीमत तो बढ़ा दी है, लेकिन चीज़ तो मिले ना, चीज़ भी नहीं मिल रही है। अब इसके अलावा आटे की बात करें, सिर्फ तेल ही नहीं है, जो चीज़ें लें यूटिलिटी पे, जो सस्ती अशिया जो यौमिया उजरत वाला है वही जाता है। 50 के करीब कराची शहर में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, अब वो जाके सब चीज़ें उनके पास नहीं मिलती हैं, और वहाँ अब हर कोई तो नहीं जाता ना यूटिलिटी स्टोर, वो अपनी दुकान के पास है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ख़वातीन होती हैं घर पे, वो नीचे जाती हैं दुकानदार से आटा ले लेती हैं, चीनी ले लेती हैं, सब वो अपनी मनमानी कीमत पे हर इलाके के हिसाब से बेच रहा होता है। अब यूटिलिटी स्टोर पे क्या है कि फ़िक्स रेट होता है। अब वो रेट तो होता है, अब इन्होंने बढ़ा तो दिए हैं, मगर आप जाके देखें अभी जैसे रमज़ान आ रहा, आप जाएँ, आप तेल, घी, चीनी, आटा, बेसन, ये सब जो सब्सिडी रेट पे मिलता है वो नहीं मिलता है। और उसके साथ शर्त भी लगाई जाती है, अगर आपको चीनी लेनी है तो उस पर तेल भी लेना है, उसका आटा भी लेना है, यानी कि अब उसकी जेब में जितना पैसा, एग्जाम्पल मेरे जेब में पड़े हुए हैं 450 रुपये, मुझे तेल चाहिए तो मैं तेल ही लूँगा ना। अब उसके साथ मैं आटा कैसे लूँगा, चीनी कैसे लूँगा, मेरी जेब में पैसे ही नहीं है, मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही है। अब ये शर्त लगा के उसको मजबूर करते हैं। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे और साथ में अगर किसी के घर में ज़्यादा लोग हैं, वो कहता है मुझे 5 किलो चीनी दे दो, कहता है नहीं 2 किलो लेके जाएं। मतलब अजीब सिस्टम है। और यहाँ पे ऐलान तो बड़ा बड़ा होता है, अरबों रुपए का, आपको पता है अरबों रुपए का ये सब्सिडी दी जाती है रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स तो आप क्या समझते हैं अशरफ साहब, जब सब्सिडी दी जाती है तो डायरेक्ट रिलीफ आवाम तक क्यों नहीं पहुँचता? देखें यही जो सिस्टम है, ये बैड गवर्नेंस किसे कहते हैं, यानी कि आप जो चीज़ आप ऐलान तो कर देते हैं, अब चीज़ें देते भी हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप देखें जो सस्ती चीनी जो मिलती है रमज़ान में, क्योंकि शरबत वगैरह ये सब घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, मीठा बनता है, जूसेस वगैरह, तो चीनी सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड आ जाती है। उसी तरीके से आपकी जो है बेसन की आ जाती है, उसी तरीके से आपकी तेल, घी की आ जाती है। अब उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, अच्छी खासी सब्सिडी देती है, और रेट नीचे आ जाता है, वो पेपर में आता है। आप जाके देखें वही चीनी यूटिलिटी की बाजार में मुख्तलिफ जगहों पे बिक्री होती है, वो क्या करते हैं, थैली फाड़ते हैं और डाल देते हैं आवाम अच्छा, वही चीज़ें जिनका रमज़ान में यूज़ ज़्यादा होता है वो महंगी कर दी जाती हैं। शरबत की आपने बात की, चीनी की आपने बात की, समोसे, पकोड़े, जो ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रोल हो गया, उस पर भी 17% सेल टैक्स आयद कर दिया गया। अब मतलब आप देखें जो ये सिस्टम है, हम टैक्स वगैरह सब कुछ हम देते हैं। अब हमारे वज़ीर ख़जाना बोलने के 20 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप ये बताएं ना, कौन नहीं टैक्स दे रहा है? आप पूरे मुल्क में आप कंज्यूमर देखें, बिजली की बात करें, गैस की बात करें, जिसके यहाँ बिजली का बिल आता है वो टैक्स दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दे रहा है, सेल टैक्स दे रहा है। कौन नहीं देता है जी। एक ठेले वाला जो अगर किसी किराए की जगह पर रह रहा है और बिजली का बिल दे रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है। ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके पास, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में टैक्स दे रहे हैं। अब ये बातें बोलना कि 20 लाख लोग दे रहे हैं, 30 लाख लोग दे रहे हैं, अजीब सी बातें हैं ये। मतलब ये मुल्क में आप 6000 अरब रुपए आप टैक्स कलेक्शन करने जा रहे हैं इस साल। 6000 अरब कहाँ से आ रहे हैं? ये गवर्नमेंट वाले दे रहे हैं, ये आवाम ही टैक्स दे रही है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं, जो ये आपके जो रजिस्टर्ड हैं, जो हम लोग तनख्वाहदार तबका है वो दे रहा है, वो सब दे रहा है। खाने पीने की अशिया हर चीज पर अब सेल टैक्स हर चीज पे है ही पहले से ही, बिजली पे है, गैस पे है, सब दे रहे हैं। अब ये बोलना कि आवाम टैक्स नहीं दे रही, ये गलत बात है। मतलब ये नाइंसाफी है आवाम के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा, हर तरफ नाइंसाफ़ी है। और इस सारी सिचुएशन में जो आवाम है, तो शहरी हैं, वो पिस रहे हैं। आपको अगली खबर बताएं कि कराची में सब्जियों की कीमतें तो कम हो गई, लेकिन
जो दुकानदार हैं उन्होंने सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। मनमानी कीमतों पर महंगे दामों सब्जी इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक सब्जियों की फसल अच्छी होने के सबब तलब और रसद में बेहतरी आई, जिसके बायस जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कराची में कम हो गई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जो सरकारी लिस्ट है ना तो वो कहीं लगाई जाती है और ना ही उस पर अमल दरामद होता है। सब्ज़ी सस्ती होने के बावजूद जो इलाकाई बाज़ार हैं, जो मार्केट्स हैं, उन सब जगह सब्ज़ी महंगी मिल रही है। भिंडी की बात करें तो वो 200 रुपये किलो, मटर 120 रुपये, गाजर, पालक, बैंगन, लौकी, तुरई 80 रुपये किलो दस्तयाब है, जबकि आलू प्याज भी जो है वो 35 से 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। फिर वही बात कि कानून है लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं होता, रेट लिस्ट नहीं लगाई जाती, सरकारी जो नर्ख हैं उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। जी, क्या फ़ायदा ऐसी सब्ज़ी की कीमतों कम होने का? भाई ये हम भी सवाल करते हैं। कमिश्नर कराची कहते हैं कि भाई हम इतना बड़ा शहर है और हमारे लोग कम हैं, क्योंकि हर किसी के पास सारे जवाब होते हैं। तो अगर लोग कम हैं तो आप क्यों जॉब्स नहीं देते? इतने हज़ारों बल्कि लाखों लोग बेरोज़गार हैं, उनकी भी मदद करें, आप सिस्टम भी सही होगा। वजह क्या है? नहीं देखें, अगर करना चाहें तो हो सकता है इसी शहर में यही। आप देखें जब कोविड आया था इस शहर को बंद किया गया, किसने बंद किया था? एक सवाल है मेरा, आप बताएं। मतलब इंतजामिया ने बंद किया था ना, पुलिस थी, कमिश्नर थे, ये सब थे। इन्होंने एक एक दुकान, एक एक गली बंद की थी। मतलब आपके पास पावर थी, आपके पास इतनी रिसोर्सेज थी, क्योंकि कोई एक दुकान ऐसी नहीं थी जो कोविड में जब आपकी लॉकडाउन हुआ था तो आपने एक एक दुकान, एक एक गली, लोगों को बाहर निकलने पे इतना बड़ा शहर, इस मुल्क का सबसे बड़ा आपने शहर, कंट्रोल किया। कंट्रोल किया। आप अगर कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मिसाल है ना आपके सामने। आप भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि मेरा भी ये सवाल है कमिश्नर कराची साहब, आप अगर प्राइस लिस्ट जारी कर रहे हैं तो उस पर अमल दरामद भी करा सकते हैं, क्योंकि एक मिसाल है और हमने खुद रिपोर्टिंग की है ग्राउंड पे उतर के, और हमने ये बताया भी कि आपने एक एक गली, एक एक मोहल्ला, और जहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन था, आपको पता है कि आपका आ रहा कहाँ, जहाँ जो है ज़्यादा मरीज थे उस इलाके को पूरा आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया। पुलिस भी खड़ी हुई है, कमिश्नर भी जाके चक्कर लगा कि लोग ना निकलें और ज़्यादा इफेक्ट ना हो कोविड से। तो जब आप ये कर सकते हैं तो आप दूध, दही, चिकन ये सब प्राइस कर सकते हैं। अब बैड गवर्नेंस क्या है कि उस ऑफिसर को बाहर निकलना होगा उस वक्त ऊपर से, यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी कि तमाम मुतल्लिका इदारे थे, एक पेज पे थे, उस प्रेशर पे आके इनको काम यहाँ करना पर एक सवाल ये भी बनता है कि मैं अगर सिंध हुकूमत की बात करूँ, 13 साल से वो कराची में, सिंध में हुकूमत कर रही है। अभी भी आपने देखा महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च है। बिल्कुल करें, आप महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन जो ये जो मसनूई महंगाई हुई हुई है, ये जो सब्जियों की कीमतें कम होने के बावजूद उस रेट पर नहीं बिक रही, आप एटलीस्ट उस मसनूई महंगाई को तो कंट्रोल कर सकें। कितनी बड़ी नाअहली है। बस वही बैड गवर्नेंस का है। अब ये सिस्टम है कि आप एहतजाज करने जाते हैं, हर जगह पे वो बोलते हैं कि ये महंगाई हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमारे वसीम साहब, हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। आप हैरान होंगी, इस वक्त सब्जी मंडी में 50 रुपये और 60 रुपये टमाटर मिल रहा है किलो, और वही टमाटर आपका 90 रुपये, 80 रुपये, कहीं 100 रुपये बिक रहा है। ये किसकी नाअहली है? इसी तरीके से बाकी सब्जी, आलू, प्याज, ये सब अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो कमिश्नर कराची है या असिस्टेंट कमिश्नर है या जो इनके अंडर टीम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये सब क्या सो रही होती हैं? बस एक इजलास होता है, ऑफिस में होते हैं, क्योंकि ऑफिस में काम इतने होते हैं, एसी में बैठे हुए होते हैं, और गरीब आदमी जो है, आप सिर्फ सोचें जब वो गरीब आदमी एक जाता है, एक औरत जो यौमिया उजरत पे उसके बच्चा जाता है काम करने, और घर में उसको बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, तेल भी लेना है, घी भी लेना है, सब चीज़ें। और जब वो सब्ज़ी लेने जाती हैं वो खातून, उसकी जेब में पैसे ही नहीं होते हैं। अब वो पैसे निकालती हैं हाथ में, वो आप देखें वो गरीब औरतें हाथ में ऐसे, मतलब आप उसकी आंखें देखें कि वो सोच रही होती क्या करूं, बच्चे भी आएंगे, स्कूल गए में बच्चे आएंगे, उनके लिए चीज़ें बनानी है, वो कैसे लेगी भाई? और हमारे यहाँ ऐसी बदतमीज़ी करते हैं, क्योंकि एक तो ये होता है ना, पहले बोलते थे ग्राहक आया है तो रहमत है, आया तो कारोबार होगा, ये होगा। आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे ये फल वाले, यहाँ से मैं शाम को जाते हुए मैं हैरान होता हूँ, 140 रुपये, 150 रुपये केले का या दीगर जो फल हैं वो मांग रहे होते हैं। अब वो इतना सारा फल लेके बैठा हुआ होता है, कम नहीं करेगा वो, कह रहा है ठीक है भाई आप जाओ आगे वाले से ले लो। मतलब इस तरीके से कहीं बात नहीं होती है। अब मसला ये है कि प्रेशर, अगर आप वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करेंगे और कमिश्नर अगर हिदायत देंगे
क्योंकि कमिश्नर का मैं बताऊं आपको मजिस्ट्रेट पावर है इनके पास जी। और ये मतलब सबको पता है मजिस्ट्रेट पावर क्या है कि असिस्टेंट कमिश्नर एट द स्पॉट उनको गिरफ्तार कर सकता है, जुर्माना कर सकता है। आप अगर मुख्तलिफ 7 जिला और अगर आप कहीं पर कोई ऑपरेशन करें, कोई जुर्माना करें, तो बाकी जो लोग हैं वो उससे सबक सीखेंगे, हिम्मत नहीं होगी, कंट्रोल करने की बात है सारी। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप खुद कुछ करना ना चाहें तो फिर कुछ नहीं होता। चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की, कराची की आज इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। महंगाई की एक तरफ बात की, दूसरा भी हमने गैस बहरान की बात की, अब पानी की बात करेंगे। कराची जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसके बावजूद ये आज भी बुनियादी सहूलतों से जो है महरूम नज़र आता है। यहाँ के शहरी कराची में पानी के बहरान की एक बड़ी वजह कहा जा रहा है कि जो पाइपलाइंस हैं उनमें लीकेज है। और इस वक्त बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कराची के जहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं है, टैंकर माफिया का राज है। मतलब कई हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा कीमतें चार्ज करते हैं पानी जो टैंकर से फराहम करते हैं। जी क्या कहेंगे इस हवाले से? आज भी कराची वालों को बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दी जा रही, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, गैस हो, सफाई की सूरत हाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मतलब ऐसी सूरत हाल में एक इंसान तो जहनी मरीज बन जाए। नहीं कराची में आप देखें तो माफिया का राजा, माफिया ने पानी का माफिया है, आपका बस का माफिया है, आपका चिंची का माफिया है। आप जिस चीज़ का नाम दें वो माफिया है कि उनको पता है कमा कहाँ सकते हैं, इस शहर से कमा सकते हैं। अब पानी की बात करें, 6000 टैंकर चल रहे हैं, दंदनाते हुए घूम रहे होते हैं और करोड़ों रुपए। बात अशरफ साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पे, कि हम रोना रोते रहते हैं पानी नहीं है कराची वालों के पास, लेकिन ये जो टैंकर माफिया हैं इनके पास कहाँ से पानी आ जाता है? इतने जो ये 7-7, 8-8 हज़ार का एक टैंकर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। जादू जैसे हम भी देखते हैं, मैंने जादू है इनके पास, पानी आता कहाँ से? इनके हाई ट्रेंड पे आप जाके देखें, आप जब टैंकर भर रहे होते हैं तो ये गरीब आदमी जो अपने बाल्टियां ले लेके आपको छोटे इलाकों में जाए ना, आप हैरान होंगी कि बाल्टियों में पानी भर भर के लेके जा रहे होते हैं, इतने मजबूर होते हैं। वो पानी वहाँ ज़ाया हो रहा होता है, गटर में जा रहा होता है, मीठा पानी। और ये मेरे हिसाब से जाएं तो वो जो लोग हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है और साफ पानी जी। आपको आ रहा है वो आप इस तरीके से ज़ाया करें। किसने कहा है आपको हाई ट्रेंड के से इतना पानी आप ज़ाया कर दें, बेचें आप? आपको हाई ट्रेंड क्यों बनाए गए थे? उसकी भी गैर कानूनी काम हो रहा है। ये तमाम लोगों पे आप मतलब कि यहाँ पे सब काम हुआ कि उसके खिलाफ एक्शन भी हुए, ये सब हुए, फिर उसके बाद फिर चल रहा है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। वो कहते हैं भाई ये साहब आए हैं, अभी नोटिस ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर खामोश हो जाओ। फिर इस वक्त शहर में मतलब 1 अरब 10 करोड़ गैलन पानी की डिमांड है, 50-55 करोड़ गैलन आप देते हो, उसमें से 20% आपका मतलब यानी कि टैंकर के जरिए दिया जाता है। अब इस शहर में देखें कि कराची, नॉर्थ कराची की बात है और यहाँ पे बताया 20 लाख की आबादी का है। वहाँ पे अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन जो बता रहे हैं अरबों रुपए की मशीनरी लगी है, 3 फेज की, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा पानी खींच के आपको देना पड़ता है। तो उस इलाके में पानी नहीं मिल रहा है, वो मजबूर हैं लोग। और नॉर्थ कराची गुंजान आबादी इलाका है। अगर आप जाएं आई चिंदूरी स्ट्रेट आप जाएं नॉर्थ कराची के लिए तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, लगेगा पूरा कराची उधर ही जा रहा है। क्योंकि गुंजान आबादी किसे कहते हैं आप जाके देखें, क्योंकि वो मिडिल क्लास वहीं पे रहता है और वहाँ पे जाके उसको घर जाए पानी ना मिले, वो मजबूर होता है, भाई घर में बच्चे हैं ये सब, तो पानी जाके वो खरीदता है। अब उन लोगों को भी मजबूर किया हुआ है कि कैसे क्या करना है। तो वो यही है कि वहाँ पे सारा जो पंपिंग स्टेशन को काम करने, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कर रहा है, वो सारे वो भी बैठे हुए हैं। आपको पता है कि 15,000 लोग भर्ती किए हुए, करते क्या है आज तक सवाल समझ में नहीं आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जितने इदारे हैं उनकी गफलत है, उनकी नाअहली है, उससे बढ़कर हुकूमत की नाअहली है जो आवाम को आज भी 72-73 सालों में जो बुनियादी सहूलतें नहीं दे पाए हैं। मज़ीद बात करेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे कि सिंध फूड अथॉरिटी आजकल काफ़ी सरगर्म है और क्लिफ्टन के कई इलाके में उसने काफ़ी कार्रवाई भी की है, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं फिर से सिटी एट 10 में। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे सिंध फूड अथॉरिटी की। काफ़ी आजकल सरगर्म नज़र आ रही है और सिंध फूड अथॉरिटी का क्लिफ्टन के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में उन्होंने छापा भी मारा है। सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बायस 4 बड़े रेस्टोरेंट पर भारी जुर्माना भी कर दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। कम ही नज़र आती है सिंध फूड अथॉरिटी एक्शन में, लेकिन अच्छी बात है एक्शन में नज़र आ रही है। और क्लिफ्टन के अच्छे कैफ़ेज़ जिनके नाम हम जान लेते हैं कि किन किन। जी क्या कहेंगे अरशद साहब? कह रहे हैं बड़े रेस्टोरेंट और कैफे में छापा मारा गया है। जी महंगे और सेफ्टी और क्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पे जो
कैफे है और कैफे न्यू बेरी है, कैफे फ्लो, कैफे फ्लो है, दी फॉरेस्ट है जी, प्रांजो है। ये 4 जो बड़े रेस्टोरेंट हैं महंगे हैं, कोई सस्ते नहीं हैं। वहाँ पे आप फुटेज देख सकते हैं जो सूरत हाल है कि डीप फ्रीजर में मतलब कि जो चीज़ें रखी हुई थी वो ख़राब हो जाती, कीड़े लगे हुए थे। जो गंदगी थी यानी कि जो सीवरेज का निज़ाम था ओपन था, यानी कि अच्छा मैं ये न्यूज़ सुन के बड़ी वो हो गई हूँ क्योंकि इनमें से एक रेस्टोरेंट ऐसा है प्रांजो, वो उधर मैं इतना जाती हूँ कि मैं परेशान हो गई हूँ कि वहाँ का खाना और नाकिस जो सूरत हाल है जिसके बायस बड़ा जुर्माना भी आयद किया है उस पर। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट क्या होता है ये हमें नहीं पता है, साफ सी बात। हाँ। हम जाते हैं वहाँ जाके चीज़ें लेते हैं। अब ये चीज़ें रखी हुई मतलब कि जो गोश्त होता है ना, पुराना गोश्त आप नहीं दे सकते, मसाला लगा के आपने देखा होगा जगहों पे रखे हुए थे, इसी तरीके से ये भी। अब यहाँ पे इन्होंने जो एक्शन लिया, यहाँ पे इनको जुर्माने भी किए, इनको नोटिस भी दिया। और ये इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है कि सिंध फूड एक अथॉरिटी है सिंध की, उसे रजिस्टर्ड भी नहीं है। और बेच रहे हैं चीज़ें। अब इंसानों को आप इंसानी ग़िज़ा दे रहे हो इतनी महंगी। अच्छा, आपने देखो इतना थोड़ा साहब ये मुझे थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि ये जो जुर्माना आयद किया गया है ये नाकिस मतलब सफाई का जो निज़ाम है उस हवाले से, या जो खाने पीने की अशिया है उसका जो उसमें जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है वो एक्सपायरी था या खाम माल जो भी कोल्ड ड्रिंक क्वालिटी नहीं, कोल्ड ड्रिंक थी जो रखी हुई थी उसकी एक्सपायर आ गई थी, वो आई थी। कुछ अशिया जो इस्तेमाल की, जो बहुत सारे जो मसाले जात उसकी एक्सपायरी थी, तो वो सबको वहीं पे तलब भी कर दिया। उस पर इन चारों पे जो है 8 लाख रुपए का जुर्माना किया है, साथ ही वार्निंग नोटिस दी, फूड अथॉरिटी के साथ एक्शन का कहा है। और कहा है कि अगर इसको कंटिन्यू किया तो हम सील कर देंगे। अभी क्योंकि सील पे जब जाते हैं तो फ़ौरन से अदालत चले जाते हैं, ये लोग मासूम बन जाते हैं। क्योंकि इंसान को बच्चे भी खाते हैं, आपको याद होगा एक पहले क्लिफ्टन में एक था रेस्टोरेंट, उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया और वो भी अच्छा खासे पॉश एरिया में था और अच्छा बड़ा नाम था उसका, स्टेक हाउस का, वहाँ से बड़ा लोग खाया करते थे और किस तरह से पूरी एक फैमिली जो है बच्चे उसमें उनकी अब बात हो गई थी। और ऐसे रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर इस तरह का जो है क्वालिटी फूड नहीं दिया जाता या जो प्रोडक्ट्स हैं वो नाकिस होती हैं, एक्सपायरी होती हैं, उनको तो सील कर देना चाहिए। चलते अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि कराची सी व्यू पर घोड़ा सवारी करने वालों की एक और गैर मुल्की सयाह को लूटने की कोशिश। और पहले अभी हमने देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो था कराची में, उसको एक जो घोड़ा सवारी करवाने वाला है उसने लूटने की कोशिश की और अब कहा जा रहा है कि एक स्कॉटलैंड का व्लॉगर, उसको भी लूटने की कोशिश की गई है और 300 रुपये बताकर 5000 रुपये जो है वो डिमांड कर दी, जिसके बाद सिटी 21 की हम लोगों ने एक्शन लिया। हमारी खबर पर घोड़े के मालिक को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये दूसरा वाक़या है, इस तरह के वाक़यात का होना कोई अच्छी बात नहीं। और इस तरह के वाक़यात अगर बात की जाए तो सिर्फ कराची या पाकिस्तान में नहीं होते, हर मुल्क में जो वहाँ के लोकल्स होते हैं, जब कोई आउटसाइडर आता है तो वो उसको लूटने की कोशिश करते हैं। स्कॉटलैंड से आने वाले व्लॉगर को किस तरह से पहले 300 बताया, फिर 200, बार्गेनिंग के बाद फिर 5000 रुपये चार्ज कर दिए। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो चीज़ें हो रही हैं उसको रोका जा सकेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। बात करने वाले हैं हम ट्रांसजेंडर्स राइट्स के हवाले से। जब हम बात करते हैं इंसानों की राइट्स की बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, तो हर इंसान बराबर है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, जिसको हम ख्वाजा सिरा कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जब हम देखते हैं तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको बुरी निगाह से देखा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, ना ही उन्हें पढ़ाई के मौके दिए जाते हैं और ना ही उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। एक ही तरह की जॉब में उनको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है या फिर ज़्यादातर ख्वाजा सिरा हमें भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही कम ऐसे ख्वाजा सिरा हैं जिन्होंने हिम्मत करके अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, अपने पैरों पर खड़े हुए, जिनमें से एक नाम सारा गिल का है जो कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, निशा राव का है जो कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी जो है वो लॉयर हैं, मारविया मलिक का है जो कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया और वो कई लोगों की इस वक्त इंस्पिरेशन भी हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है
स्टूडियो में कामिल सिड ने, जो कि फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर मॉडल और एक्ट्रेस हैं। उनको वेलकम करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामिल सिड। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, बात करेंगे आज राइट्स की, हकूक़ की। और हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान अपने जब इस दुनिया में आता है, पैदा हुआ है, तो वो हकूक़ लेकर पैदा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मांगने पड़ते हैं यहाँ पर हुकूक। और ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए तो उनको तो बिल्कुल ही एक तो अपने हुकूक का पता नहीं है, और बहुत कम, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और नो डाउट जो काम आप लोग कर रहे हैं वो दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो अगर मैं आपको से स्टार्ट करूँ कि आपका जो सफ़र है एक मॉडल बनने का, एक एक्ट्रेस बनने का, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सफ़र तो बहुत मुश्किल है। और जब आप राइट्स की बात कर रही थी तो पिछले दिनों मैं एक जगह पर थी जहाँ पर हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो वहाँ पर जो भी जर्नलिस्ट हमसे पूछते थे कि आप लोग राइट्स क्यों मांग रहे हैं, तुमने कहा हम मांग नहीं रहे, हम छीन रहे हैं। क्योंकि मांगने से शायद अब वो हमें मांगने से अब शायद नहीं मिलता, नहीं मिल रहे, अब छीनने से मिलता है शायद। तो बीइंग ए ट्रांसजेंडर पर्सन पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे कि मैंने कम आउट किया एज ए ट्रांसजेंडर मॉडल, लोगों को लगता है कि बहुत आसान चीज़ है, या मैं बहुत ईज़िली मैंने इस सफ़र को तय कर लिया। लगभग मैं 30-32 साल की हूँ, और इस पूरे सफ़र में मुझे कितनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये शायद मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। सो बेसिकली बीइंग ए ट्रांस पर्सन इन पाकिस्तान, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि औरतों को हैं, उस तरह ट्रांसजेंडर लोग जो कि मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर देखें तो आपने जैसे बात की कि ट्रांसजेंडर लोग भीख मांगते हैं। डे बिफोर यस्टरडे मैं एक तंजीम से बात कर रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर था जो कि ट्रांसजेंडर लोगों को हायर करना चाह रहा था फॉर देयर कंपनी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों सोचा कि आप हायर करना चाहते हो? वो कहते हैं कि हमें बुरा लगता है कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तो मैंने कहा जितना बुरा आपको लगता है शायद उससे ज़्यादा बुरा मुझे भी लगता है, बट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है देने के लिए, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, और हमारे पास हाथों में भी कुछ नहीं है जो हम उनको दे सकें। तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं देखा जाए। और बट उस मुश्किलात के साथ साथ जिस तरह आपने अभी बहुत सारे नाम लिए और उसमें मुझे भी इंक्लूड किया, तो देखिए उन मुश्किलातों से लड़ते हुए वही ख्वाजा सर हैं जो कि अब माशरे का एक हिस्सा बन रहे हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा कामिल सिड, मुझे ये भी बताइए कि जब आपने कहा सफ़र बहुत बड़ा है, मुश्किलात ऑब्वियसली बहुत आई होंगी, किन किन मुश्किलात के बारे में आप बताएंगी? बहुत सारी तो हमें पता है, लेकिन कहीं आपको किसी मकाम पे ऐसा लगा, बहुत कोई डिस्करेजिंग रिमार्क या कोई ऐसा जुमला जो कि आपको बहुत तकलीफ़ दी हो और आपको डिस्करेज जिसने किया हो, क्या वो आपको रिमार्क्स हो? ये सब लोग कौन हैं? ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब लोग कहते हैं ना कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो शायद वो आपको डिस्करेज भी करते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हैं वही अल्फाज़ात। तो हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफ मखलूक़ात बनाया है, हम सबको। और बीइंग अ ट्रांस पर्सन मैं हमेशा कहती हूँ हमारे पास भी वही 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, आँखें, हम बोल सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम कोई अच्छा काम कर सकें। तो वही जो अल्फाज़ात जो हम घरों में सुनते हैं, आस पड़ोस में सुनते हैं, ऐसे अल्फाज़ात, ऐसे लफ्ज़ जो कि शायद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनसे हमें बचपन से लेकर अभी तक मुझे नहीं पता चला कि लोग मेरे मुख्तलिफ होने की वजह से मुझे अल्फाज कसते थे या उनके दिमाग में वो अल्फाज थे, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बचपन में ही, मेरे जैसे लोग जो हैं वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं और वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं करते कि वो ट्रांसजेंडर है भी या नहीं। क्योंकि जब कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो बड़ी अजीब बात है कि अपनी ही फैमिली डिसोन कर देती है। तो अगर फैमिली सपोर्ट की बात करूं मैं, तो फैमिली की आपको कितनी सपोर्ट थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तालीम जो है वो अपने घर में रहकर हासिल की। अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और घर में रहकर मुझे शायद उस तरह की मुश्किलात नहीं थी। बट जब मैंने कम आउट किया, जब मैंने कहा कि मेरी भी कोई हुकूक है, तो शायद उस वक्त मेरे आस पड़ोस के लोगों को मसला होना, या वो जो एक्सटेंडेड फैमिली है या जिनको हम कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार तो हम कभी भी खुश नहीं होते आपसे, मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली। तो घर वाले तो देखें, माँ तो माँ होती है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक बच्चा कत्ल भी करके आए तो माँ तो उसको भी गले से लगाती है। तो फिर हमारा ये तो इशू सिर्फ जेंडर का है, और सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी की वजह से जो है हमें मुख्तलिफ कर दिया जाता है, और शायद वो घर वाले भी नहीं करना चाहते। मैंने कहा कि जैसे हमारा सोसाइटी प्रेशर इतना होता है, आसपास ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हम जो है घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अछूत बिल्कुल बना दिया जाता है। अच्छा, मैं पढ़ाई की अगर बात करूं तो आपकी जो तालीम है आपने नॉर्मल स्कूल में हासिल की, क्योंकि अब हम सुन रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग स्कूल बनाया जा रहा है। उसमें मैं ये सोच रही थी कि क्यों अलग बनाया जा रहा है, एक साथ क्यों नहीं
पढ़ाया जा रहा, मैं भी इस क्यों बात आप को इस देखकर- चीज़ को अलग कर रहे हैं? मैं जब ये बात सोचता हूँ मुझे बहुत घबराहट होती है कि सब कुछ अगर अलग अलग बना देंगे तो फिर एक जगह जमा करके हमें बम फाड़ देना हम होंगे, ना ही हमारे लिए कोई हकूक मांगेगा। तो बेसिकली जब अलग स्कूल बना देंगे, आप अलग कॉलोनीज बना देंगे, तो फिर हम इंक्लूजन की बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप हमें वैसे भी हम एक्सक्लूड थे सोसाइटी से, और हम अभी भी एक्सक्लूड ही हो जाएंगे। तो जो भी हुकूमत या जो भी प्राइवेट इदारे इस तरह सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के अलग स्कूल बना दी जाए, तो शायद वो गलत सोचते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि कम्युनिटी वैसे ही कितने सालों से, कितने अरसे से अलग है, और अगर अब वो दोबारा से ये चीज़ें अलग अलग करेंगे तो हम तो वैसे ही इतनी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं। तो जब हम एक अलग स्कूल में जाएंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ हम अलग हैं, क्योंकि नहीं है। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ऑब्वियसली जब हमें अलग वही कर स्कूल्स देंगे। में जाना चाहिए। हमें उन्हीं स्कूल्स में रहते हुए हमें वहाँ पे स्कूल में जो भी स्टाफ है, जो भी टीचर्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये भी बताइए कामी कि आप जैसे मॉडल हैं, सारा गिल जो है वो डॉक्टर हैं, निशा राव जो है वो लॉयर बन गई है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़्यादातर एक तरह की जॉब में स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, जैसे ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस तरह की चीज़ों में। तो क्या समझती हैं आप कि इसकी वजह क्या है? जैसे कि आपने खुद कह दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, फिर जो भी आपकी प्लेट में रखा होता है आपने वही खाना होता है ना। अगर आपके पास कुछ और खाने को नहीं है तो आप वही खाते हैं। तो यही बात है कि कम्युनिटी को एक तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बेहतर तरीके से। जब आप बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो शायद आपको हुकूक मानने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी 2 महीने पहले सईद गनी साहब ने ऐलान किया कि 0.5 कोटा जो है वो ट्रांसजेंडर लोगों को दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर 200 लोगों को जॉब्स अनाउंस होंगी तो उसमें से कोई एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उसको अवेल कर पाएगा। और इसी के साथ साथ लोकल इलेक्शन आ रहे हैं लोकल बॉडी के, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 1% कोटा है ट्रांसजेंडर लोगों के पास। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात करने से या कोटे देने से कोई फ़र्क पड़ेगा। हम तो बात कर रहे हैं मेरिट पर, कि आप जॉब अनाउंस करें कि आप कहें कि कोई भी आके इसको अवेल कर सकता है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ख्वाजा सरा हो या नॉन बाइनरी लोग हो। तो मसला सिर्फ ये है कि वो एक जो दिमाग में हमने एक सोच बना ली है कम्युनिटी को लेकर, शायद वो सोच अभी तक हम उससे निकल नहीं पाए। और इसी यहाँ पे मैंने कुछ सालों पहले एक कैंपेन भी की थी कि सोच बदल के देखो और ताली भी बदल जाएगी, चेंज द क्लैब के हवाले से, कि क्योंकि हमें बचपन से लेकर अभी तक जो भी ट्रांस पर्सन होता है वो चीज़ें फेस करता है कि हम जब भी घर से निकलते हैं कि जाते हैं तो लोग हमें देखकर तालियां बजाते हैं, आवाज़ें कसते हैं। तो आप देखें कि सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे स्कूल्स, हमारे गली मोहल्लों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो चाहती हूँ तो आप क्या समझती हैं अभी हुकूमती सतह पर आपको लगता है कोई ऐसा काम हो रहा है? क्योंकि NGOs तो बहुत सारी ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, आप जैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी एक रिकग्नाइज़ कराना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग भी हैं इंसान और आप लोगों की भी वैसे ही हुकूक है जैसे सारे इंसानों के होते हैं। तो आप क्या समझती हैं उस लेवल पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है? देखिए स्टेट की तो सारी जिम्मेदारी है। मैं तो ये बात कहती हूँ कि जितना टैक्स दूसरे लोग दे रहे हैं उतना ट्रांसजेंडर लोग भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, अब वो किसी भी मत में क्यों ना हो। तो हुकूमत को बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है। हुकूमत को ऐसी जॉब्स लाने की ज़रूरत है। हुकूमत को बेहतर सेंसस करने की ज़रूरत है। हमारी काउंटिंग सही तरह नहीं की जाती हमें हर तरह पर इलेक्शन में हमें सीट्स दी जाएं अगर प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली के अंदर। और सिंध का भी कानून भी आ रहा है, सिंध का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी बिल आ रहा है 2022 का, इस पे काम जारी है पिछले कई सालों से। तो मेरा मानना यही है कि हुकूमतें क्या करती हैं तो सबको पता है। सिर्फ वादे करती हैं और वो वादे कभी भी वफा नहीं करते, और वो वादे जो हैं वो सिर्फ एक टीवी या एक ट्विटर की हद तक होते हैं, और वो वादे जो हैं पूरे नहीं किए जाते। बिल्कुल आपने सही कहा। और ट्रांसजेंडर की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे ख्वाजा सिरा हैं जो कि बहुत ज़्यादा हरासमेंट का उनको सामना करना पड़ता है। एसिड विक्टिम्स और एसिड सर्वाइवर बहुत सारे हैं। निशा राव एक बार हमारे प्रोग्राम में आई थी तो उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा मैंने सोचा, क्योंकि उनकी कोई साथी दोस्त थी जिनको जो कि विक्टिम थी, सर्वाइव नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आवाज़ उठाऊँगी और लड़ूँगी। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ जुल्म किया जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कोई हरासमेंट का सामना अपनी फील्ड में लोगों से? ऑब्वियसली मैं जब बचपन से बड़ी हुई तो इस पूरे जर्नी के अंदर मुझे बहुत सारी जगहों पर हरासमेंट का सामना हुआ। पर उसके साथ साथ पर शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैंने उसको कोप कर लिया, पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते।
पर रिसेंटली मैं अब हम वायलेंस हरासमेंट पे बहुत काम करते हैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, सिंध पुलिस के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। तो हम जब मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो वहाँ पर ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर उनका बिहेवियर चेंज करने में टाइम लग रहा है। पर उसके साथ साथ अभी एक हफ्ते पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है कि मर्दान और मानसेरा में कितने सारे ख्वाजा सरों के ऊपर फायरिंग हुई और कुछ लोग अपनी जान की बाजी भी हार गए। तो कितना आसान है किसी को मार देना हमारे मुल्क के अंदर, और उस पर उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। तो यही बात है कि जब मैं किसी का केस देखने भी जाती हूँ कि किसी के साथ ज्यादती हुई और मैं उसका केस कहूँ कि वो परस्यू करे, तो कहते हैं कि हमारे तो निज़ाम ही नहीं है। निज़ाम की वजह से लोग डर जाते हैं, ना वो FIR की तरफ जाते हैं और ना ही वो केस को अच्छा, लॉस तो हैं लेकिन लॉस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह से जो आपके हुकूक हैं, राइट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है? जब लॉ बन जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज़ बनाई जाएं, डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की एक तायद दी जाए। हुकूमत सिंध जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है, वो इदारों को स्ट्रॉन्ग करे। जब तक इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, मेरे ने ख्याल कि किसी की भी हुकूक के बारे में हम बेहतर तरीके से कोई राय दे पाएंगे, उनके लिए कोई काम कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा कामी सिड, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं और बहुत सारे लोग आपको ज़ाहिर है आपसे सीखते होंगे। तो वो लोग जो आपको देख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, एक उम्मीद की किरण है आप उन लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो आप हैं वो रहें, और अपने आसपास के लोगों में मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आएँ। क्योंकि और हम जैसे लोग, मतलब ख्वाजा सारे लोग भी सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं और डिग्निटी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और शायद ये कोई मुश्किल काम नहीं है और कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, किसी को मोहब्बत से पेश आना है, उसको इज़्ज़त देना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कामिल सिड, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। मैं भी यही कहूँगी कि जब भी आप किसी ख्वाजा सिरा से मिलें तो खुदारा उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ज़बान से निकली हुई बात उसके दिल पर किस तरह असरअंदाज होती है और उसकी शायद एक आपकी पूरी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकती है। और वो लोग जो कि ख्वाजा सिरा हैं और हिम्मत हार चुके हैं, तो उनको हिम्मत देने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अब लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। आजकल हम देखते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, मॉडल्स बन रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। हमारे ये जो प्रोग्राम का मकसद था वो यही था कि आप लोगों की हिम्मत बढ़ाई जाए, प्यार मोहब्बत बांटा जाए। मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे जो टॉपिक है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और इस वक्त हम एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। बात करने जा रहे हैं हम आज इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के हवाले से, और इनफर्टिलिटी क्या है, क्यों होती है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो ये चीज़ है इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है? और अगर बात करें तो एक गलत परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि अगर किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ औलाद नहीं हो रही है तो उसकी जो फ़ीमेल है, जो औरत है, उसको उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा ताने भी दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ औलाद नहीं हो रही है तो इसके ज़िम्मेदार मर्द हजरात जो हैं वो भी हो सकते हैं, उनमें भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या बेसिक इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह इनको ट्रीट किया जा सकता है और क्यों आजकल ये चीज़ बढ़ रही है? क्या हमारी डाइट ऐसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या वजह है? इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर अदीला ताहिर ने, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदीला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं डॉक्टर अदीला? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर अदीला वक्त दिया। एक बहुत अहम मौजू के हवाले से बात करने जा रहे हैं। लोग इस पर बात नहीं करते। आजकल हम देख रहे हैं, पहले एक वक्त था नहीं होती थी लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स, लेकिन आजकल बहुत लड़कियों की प्रेगनेंसी एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा कंसीव करने में बहुत मसला होता है। तो अगर मेल हो या फीमेल, क्या कॉजेज़ हैं, वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो एंग्जाइटी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। मुझे लगता है हमारे यहाँ सबसे इशू सोशल प्रेशर की वजह से कि 1 साल हो गया है तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बल्कि 1 साल नहीं, 3-4 महीने के बाद ही बोलते हैं कि गुड न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, मेरे पास पेशेंट्स बहुत जल्दी अप्रोच करने लगे हैं अब। हाँ। मतलब एटलीस्ट जो हमारी स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि तकरीबन
अगर पेशेंट का नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ है तो उसका कंसेप्शन रेट जो होता है वो 67% होता है, और अगर 2 इयर्स तक 85 to 87% होता है, तो जो कि बहुत हाई रेट है विदाउट एनी हेल्प। अगर आपकी नॉर्मल लाइफ है और नॉर्मल आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी नॉर्मल शादीशुदा हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इनमें हो जाएगा। लेकिन पेशेंट्स मेरे पास 6 महीने में अप्रोच कर लेते हैं। 19 साल की लड़की 6 महीने बाद बोलती है मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा। और सोसाइटी का भी इतना प्रेशर होता है कि अभी शादी हुई नहीं, आप तो जैसे good कहा news आ 6 जाए, good महीना, news आ जाए। कब खुशखबरी आ रही है, कब गुड न्यूज़ आ रही है। भैया आपका मसला नहीं है, कुछ लोग अपनी मर्जी से भी नहीं चाह रहे होते कि इतनी जल्दी जो है वो जो है अभी इतना यंग होते हैं। और वो मैंने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा इलिटरेट कपल्स होते हैं वो लोग फैमिली प्लानिंग शुरू में प्रेफर करते हैं, लेकिन जो हमारा मेजर अगर मासेस की बात करें हम पाकिस्तान के अंदर, तो मासेस ऐसा नहीं है। मासेस को तो फौरन ही चाहिए। अच्छा हाँ, ये बात लेकिन ये है क्योंकि अब तो खैर कराची में बहुत अच्छा लिटरेसी रेट हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो अच्छे लिटरेट जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो कपल्स होते हैं, जो अच्छी जिनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव होती है, वो फैमिली प्लानिंग शुरू में प्रेफर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि जो क्योंकि अर्ली मैरिजेस हमारे यहाँ कॉमन है, पहले कॉमन थी, ऐसा नहीं कि अभी भी कॉमन नहीं है, अभी भी अर्ली मैरिजेस टीनेज मैरिजेस बहुत कॉमन है। और उस मासेस में यही हो रहा है कि 18 साल की 17 साल की लड़की की शादी हो जाती है, बल्कि इससे भी कम एज की, गांव में तो इससे भी कम एज की लड़कियों की शादी हो जाती है, और उसके बाद पेशेंट मेरे पास 6 महीने में 17 साल की लड़की आके कहती है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा। तो दिस इज़ वेरी वेरी और इस एज में जो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है बच्चा एटलीस्ट करना। मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए, जब आपका टीन एज गुजर चुका हो, आपकी बोन्स स्ट्रांग हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी बोन्स वीक होती है, वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती, उनमें ग्रोइंग एज होती है। आपकी हर बोन बढ़ रही होती है। वो स्टेज में प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाद में ही प्लान करना चाहिए 18 एंड अबव, 18 19। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, फीमेल्स की बात करें, फिर हम मेल की भी बात करें, तो क्या जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वजूहात ज़्यादा क्या हैं? क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है, डाइट ऐसी है, क्या वजह होती है? आजकल तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट कॉज है इनफर्टिलिटी का वो पीसीओ है। और पीसीओ बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ने की वजह से हो जाता है। इंसुलिन बढ़ने की वजह से ओवेरियन हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आपके मुंह पे गैर ज़रूरी बाल आते हैं, आपका सर के बाल गिरना शुरू होते हैं, वज़न बढ़ना शुरू होता है, ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो मेरे पास इनफर्टाइल कपल आता है, उसमें औरत यही कंप्लेन करती है कि मेरा वेट एक्सेसिवली गेन हो रहा है विद डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल ईटिंग। वही ईटिंग हैबिट्स हैं जो मैं पहले शादी से पहले फॉलो करती थी। उस वक्त मेरा इतना वजन नहीं था, लेकिन अब होना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये आपने पीसीओएस बताया, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, तो इसकी वजह से वेट बढ़ता है या वेट बढ़ने की वजह से ये बीमारी हो जाती है? दोनों हैं, दोनों हैं, मतलब दोनों है, वाइस वर्सा है। ये दोनों मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। समटाइम्स ओबेसिटी की वजह से अगर आपको, क्योंकि देखें जो पीसीओ होता है वो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से नहीं होता, जेनेटिक फैक्टर भी होता है, मैटरनल हिस्ट्रीज होती हैं। लेकिन शुरू के अब आजकल अवेयरनेस इतनी है, इतने टेस्ट हो रहे हैं, लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। पुराने ज़माने में इतना लोग डॉक्टर्स के पास जब तक अप्रोच करते थे तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी, और इतने ज़्यादा टेस्ट होते भी नहीं थे, लोग कराते भी नहीं थे। अब ये है कि आप बहुत जल्दी चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं। तो अब जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों चीज़ें हैं। समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट पीसीओ होती है लेकिन वो साइलेंट पीसीओ होती है, उसकी ओवरी सिस्ट पॉलिसिस्टिक होती है, उसमें कोई और सिंड्रोम में चेंजेस नहीं होती, जैसे आपके हेयर लॉस है या हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म है, मुंह पे बगैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, दूसरे सिम्टम्स आपको नहीं आते, लेकिन जैसे ही वेट बढ़ना शुरू होता है सारे सिम्टम्स रिपेयर हो जाते हैं। और शादीशुदा कपल्स में क्योंकि हर पीसीओ जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हर एज को टारगेट करता है। टीन एज में पीरियड इरेगुलरिटी होती है, और जो मैरिड कपल होते हैं उसमें वो इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करता है। सही। ज़्यादातर तो पीसीओ खुद ही, अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया और अपना बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल किया, लेस देन 24 किया, तो उसी में वो नॉर्मलाइज हो जाता है और पेशेंट कंसीव कर लेता है थोड़ी सी हेल्प के साथ। सही। लेकिन ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट मॉर्बिडली ओबीज होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये एक मेजर कॉज आजकल मैं देख रही हूँ। जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हमारे यहाँ कॉमन हो गई कि एक बच्चा हो गया या एक मिसकैरेज हो गया, पेशेंट कंसीव नहीं कर रही है, तो हमारे यहाँ इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ पेल्विक टीबी भी बहुत कॉमन है। अच्छा,
मतलब ये होता है कि पेशेंट को एक मिसकैरेज हुआ, उसके बाद उसको इन्फेक्शन ने क्लेमेडिया इन्फेक्शन जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो एसिम्टोमेटिक होती है, वो कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करती, इवन वेजाइनल डिस्चार्ज भी पेशेंट को नहीं होता। और लेकिन वो ये कॉज करती है ये वो इनफर्टिलिटी। हाँ, ट्यूब ब्लॉक कर देती है। अच्छा, सही। तो ट्यूबल जब हम उस पेशेंट का हम ट्यूबल जैसे 2 तरह से ट्यूब्स चेक होती हैं आजकल, हिस्टेरोसल्पेंजोग्राम होता है, एक एक्सरे होता है, स्पेशल एक्सरे होता है ट्यूब्स चेक करने के लिए। जब वो हम कराते हैं तो हमें पता चलता है ट्यूब्स ही ब्लॉक हो गई हैं, और वो इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द कॉज। सही सही। अच्छा थायराइड डॉक्टर, डिसऑर्डर्स होते हैं। हाँ सही, मतलब ये बेसिक जो कॉजेज आपने बताए, जैसे पीसीओज हो गए, थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, और दूसरा जो ट्यूब ब्लॉक होना। अच्छा, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही होती लड़की, तो उसकी क्या वजह होती है? देखें क्या वो ये मतलब हम लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि उसका जो यूट्रस है या एनवायरनमेंट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। अच्छा, कुछ भी नहीं होता उनमें। मतलब ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर है, या एनवायरनमेंट अंदर का फेवरेबल नहीं है फॉर सम रीजन। जब गर्मी होती है तो इंसान को अच्छा नहीं लगता, वैसे हम लोग बैठे होते हैं, हम हंस रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते। तो वहाँ की वो कहते हैं कि वो टेम्परेचर, वो चीज़, वो मतलब अंदर होस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। क्योंकि हर चीज़ का देखें, हर चीज़ का टेस्ट तो मौजूद नहीं है ना, तो हम उसको अनएक्सप्लेन कह देते हैं। सही। लेकिन ये होता है कि हम जब अल्ट्रासाउंड वो करते हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें फॉलिकल, एक हेल्दी फॉलिकल नज़र आता है, रिपोर्ट्स में हमें कोई डिफरेंसेस नहीं नज़र आते, तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं। सही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सीमेन एनालिसिस क्या है, कैसा है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी काफ़ी दफ़ा तभी बोल दी जाती है जब पेशेंट का मेल काउंटर पार्ट को तो टेस्ट ही नहीं किया जाता। जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स निकलती हैं। आजकल 51% कॉज जो होता है इनफर्टिलिटी का इज बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। मतलब हाफ से भी ज़्यादा। और हमारे यहाँ एक सोशल स्टिग्मा है कि बस औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो मेल इनफर्टिलिटी में अगर आपने जो एक प्रॉब्लम बताई, मेन और क्या वजूहात हो सकती हैं जिसको टेस्ट ही नहीं कराया जाता? लोग मर्द हजरात इसको पता नहीं अपनी ईगो के ख़िलाफ़ समझते हैं मेरे ख्याल से। क्या तो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? मेरे पास आते हैं जो मना करते हैं, लेकिन मैं उनको कन्विंस करती हूँ, उनके हस्बैंड्स को बुलाती हूँ, उनको बताती हूँ कि देखें जो है वो प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो दोनों की वजह से हो सकती है, एक से नहीं होती है। तो आपने जो है वो देखना होता है कि हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस में कहाँ इश्यूज़ हैं। लोग ये समझते हैं कि सीमेन, अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, इट इज़ इक्वली ट्रीटेबल। सही सही। और इन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जहाँ पे हमें सीमेन एनालिसिस यानी हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता, वाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, फिर उसमें हम शुरू में कुछ मेडिसिन्स उनको सुपर ओव्यूलेट करके मेडिसिन देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आप एडवांस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ जाएं। सही। सिर्फ ये नहीं छोड़ें कि मैं मेडिसिन, मतलब बेसिक हेल्प लेके नहीं जाए, फर्टिलिटी सेंटर्स को विजिट करें समटाइम, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जिनमें इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, वो आईवीएफ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ। और आजकल तो बहुत ज़्यादा नए टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे आईवीएफ एक नई टेक्निक है, जो कि अगर आपने जैसे बताया कि उसमें यही होता है ना कि आप बाद में कुछ तरह एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, हमारे पास बेसिक, मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। हमारे पास IUI होता है जिसमें हम हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, सीमेन को लेके हम यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो IVF होता है उसमें ये होता है कि हम हस्बैंड सीमेन का सैंपल लेते हैं, उसमें से उसको वॉश करते हैं, उसमें से हेल्दी स्पर्म्स निकाल लेते हैं, और हम जो फीमेल पार्टनर होती है उसके अंदर उनके फॉलिकल्स हम निकाल लेते हैं। सही। फिर उनको जो फर्टिलाइजेशन होती है वो लेबॉर्ट्री के अंदर होती है। अच्छा। और फिर जब वो एम्ब्रियो जब वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक है उसको ग्रो करने के लिए, तो जब वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो 6 डे ऑफ लाइफ इम्प्लांट कर देते हैं। सही। यानी कि आप इसको जो इनफर्टिलिटी होती है या नहीं हो रहा होता जिनमें, तो ये एक टेक्निक है जो बाहर आप दोनों को स्पर्म और जो एग है उसको फर्टिलाइज करके फिर वो उसमें वुमेन में वो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि अगर मैं पूछूं डॉक्टर अदीला कि राइट एज क्या है, मतलब आइडियली प्रेगनेंसी की राइट एज क्या है फॉर अ गर्ल? प्रेगनेंसी की जो एज होती है ना, वो 20 से 35 साल होती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा है। जो आजकल हमारा जो एजुकेटेड वो है, जो बहुत ज़्यादा सुपर एजुकेटेड माहौल है, वो लोग फैमिली प्लानिंग की तरह, जिस तरह हम वेस्ट में होता है कि वो लोग लेट बच्चे पैदा करते हैं, तो ये
अच्छी बात नहीं होती। और आजकल शादियां भी लेट हो रही हैं, 30s में, लेट 30s में लोग शादियां करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर बच्चा भी लेट है, तो लेकिन वो 35 के बाद, हाँ 35 के बाद सकती है। डिक्लाइन आता है आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल में। हर औरत की फर्टिलिटी पोटेंशियल में आफ्टर 35 डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और बिकॉज के जो आपके पास फॉलिकल्स होते हैं वो तो आप एट बर्थ होते हैं, वही यूटिलाइज होते रहते हैं टिल योर मेनोपॉज। तो ऑब्वियसली जैसे आपकी बॉडी की एजिंग हो रही होती है, आपकी ओवरी की एजिंग बॉडी की एजिंग से जल्दी होती है। अच्छा। क्योंकि 50 इयर्स में मेनोपॉज अचीव हो जाता है। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 70 इयर्स है, 60 इयर्स है, बट आपकी ओवेरियन एजिंग तो 50 में हो रही है ना। 50 में मेनोपॉज हो जाता है, 50 में ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं। तो 35 के बाद और 40 के बाद तो सिवियर डिक्लाइन आता है। 40 के बाद प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है। हाँ। और 35 के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो कितनी रिस्की हो सकती है? वो बहुत ज़्यादा, उसमें हाइपरटेंशन का चांस, डायबिटीज़ का चांस, मिसकैरेजेस का चांस, क्योंकि ऑब्वियसली वो एजिंग की वजह से वो फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो मिसकैरेजेस के चांसेस भी बहुत होते हैं। सही सही सही। तो क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग देख रहे हैं? और जैसा आपने बताया कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं लोग, और हमारी सोसाइटी में ना अंडर स्ट्रेस ख़वातीन ख़ास तौर पे स्ट्रेस में चली जाती हैं, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली इशू होते हैं कि लोगों के ताने, ससुराल वालों के ताने, सोशल प्रेशर। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो हमारे पास जो 2 तबके आ रहे हैं उसमें एक तबका तो ये है जो बहुत जल्दी आ जाता है, और एक है जो आता ही नहीं है। राइट टाइम पे जब 2 इयर्स अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका हेल्दी कपल है, हेल्दी हैप्पी कपल है, तो उसको 2 इयर्स में अप्रोच करना चाहिए फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। उसमें कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा ये कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी कॉमन होगी, क्योंकि आपके बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स होंगे बॉडी के अंदर तो मैंने कितनी दफ़ा देखा है पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कहीं बाहर चले जाओ, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं और वो वापस आते हैं तो वो कम कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्ट्रेस से आपका प्रोलैक्टिन बढ़ता है, और प्रोलैक्टिन जो है वो प्रेगनेंसी को इनहिबिट करता है। सही। तो आपको जो है आप खुश रहना चाहिए सही, हर हाल में। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदील, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपने की, नाज़रीन से शेयर की, और एंडिंग पॉइंट यही है कि आप खुश रहें, और खुश जब आप रहते हैं तो बहुत सारे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपकी बॉडी जो है वो अच्छा रिएक्ट करती है। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।